नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पूर्वदर और वक्त हो गया है अपने इंदौर की खबरें जानने का। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में चोरी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। काम से लौट रही महिला को रास्ते में चक्कर आने पर वे हनुमान मंदिर के पास बैठ गई। इस दौरान दो अज्ञात युवक मदद के बहाने उसके पास आकर बैठ गए। जानकारी के अनुसार जीत नगर निवासी संगीताबाई रोज की तरह घर जा रही थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पे वे मंदिर के पास बैठ गई। कमजोरी के चलते उसके झपकी लग गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो दोनों युवक गायब थे। जांच करने पर पता चला कि बदमाश उसके कान की सोने के झुमके चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। घटना थाना भंवरकुआ के अंतर्गत जो भंवरकुआ चौराहे पर ओवरब्रिज है उसके नीचे की, जब एक पीड़िता जो संगीताबाई कहीं घर से मतलब लौट रही थी, रास्ते में उसको थोड़ा चक्कर आए, कुछ उसको भारीपन लगा तो वहाँ जो स्थित मंदिर है वहाँ वो बैठ गई और बैठने के बाद वो वहाँ सो गई। उसने जो उसके पास में सोने की चेन और जो टॉप्स वगैरह थे, तो पता चला कि कोई अज्ञात दो लड़के आए और उसका जो सोने का मंगलसूत्र, चेन और टॉप्स निकाल कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में 303 जो BNS के तहत अज्ञात लड़कों के विरुद्ध में मामले को पंजीबद्ध किया है और केस में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम में एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। याजवेंद्र नगर क्षेत्र में एक ही सड़क के लिए 2 बार टेंडर जारी किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कई आरोप लगाते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने बताया कि पहले आकाश परमार के नाम से सड़क निर्माण के लिए 13 लाख रुपए का टेंडर पास किया गया था। ठेकेदार ने इस कार्य का भुगतान भी ले लिया था। इसके बाद उसी स्थल को दोबारा टेंडर जारी कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरे टेंडर में सिर्फ नाम बदला गया है, जबकि स्थान वही रखा गया है। इस बार टेंडर की राशि बढ़ाकर 22 लाख रुपए कर दी गई है। मामला सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यादव नगर गली नंबर 2 वार्ड 12 जोन 4, ये है प्रेम परमार की गली में सीमेंट कंक्रीट करना, ये 11,31,000 रुपये 13,34,984 रुपए का वर्क ऑर्डर हुआ। जब हम मौके पे गए तो जब के यादव पार्षद थे वहां पे 2009 से पहले, उस समय इस गली का निर्माण हुआ था। उसके बाद इस प्रकार की इस गली में किसी भी प्रकार का सीमेंट कंक्रीट का किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद ये 13 लाख रुपए का बिल भी बन गया और अकाउंट सेक्शन से बिल पास भी होगा, पैसे भी मिल गए। अब एक और नया कांड, ये हमारे लोकप्रिय महापौर जी के नवाचार का एक और कांड है कि महापौर जी ने किस तरह से नगर निगम को भ्रष्टाचार की जन्मस्थली कर्मस्थली बना दिया है। एक टेंडर फिर लग गया, ये है 22 लाख रुपए का, उसी गली का फिर से टेंडर लग गया 22 लाख रुपए का, और उसका नाम बदल दिया। खाली इनने यादव गली नंबर 2 ही है, और पहले कौन सा परमार था? प्रेम परमार था। अब की बार उनने रामकिशोर परमार कर दिया। अब ये देखिए, दुर्भाग्य का विषय है। मैं कमिश्नर महोदय को, एडिशनल महोदय को भी इस चीज से अवगत करा चुका था। ऐसा नहीं कि कोई चीज आई और हम सीधे बगैर किसी जांच पड़ताल के आपके पास आ गए। इस घटना, ये जो पहली वाली घटना है 13 लाख बिल वाली, इस घटना की जानकारी मैंने कमिश्नर महोदय को लगभग महीने भर पहले दी। देश में नमकीन की राजधानी के रूप में पहचाने वाली इंदौर इन दिनों अपने प्रमुख उद्योग में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उत्पाद लगातार बढ़ने के कारण नमकीन के दाम 40 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध और तनाव का असर नियंत्रण में देखते हुए सफाई को देखा जा रहा है। इंदौर में प्रतिदिन 100 टन नमकीन देश विदेश में भेजी जाती है, जिसमें से 80 देशों तक आपूर्ति हो रही है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार प्रभावित हो रहा है। नमकीन उद्योग से जुड़े अनुराग बोत्रे के अनुसार गैस की कमी, LPG लाइन में कटौती और कच्चे माल की उपलब्धि में बाधा के चलते ये प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक की कीमतों में 190 रुपए से बढ़कर 300 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं मसालों के दाम भी बढ़ गए हैं। खाड़ी देशों में बढ़ रहे किराए के कारण नियंत्रण लगभग ठप हो गया है। विशेषज्ञों की माने तो हालात सामान्य होने में लगभग 3-4 महीने लग सकते हैं। धार भोजशाला मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में चल रहे नियमित सुनवाई के 6ठे दिन भी बहस जारी रही। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष गोयल ने अपने तर्क रखे। सुनवाई में गोयल ने राजा भोज द्वारा 13वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक
का सूत्रधार बताते हुए और हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में मंदिर और देवालय निर्माण के लिए 6/4 का अनुपात निर्धारित किया गया था। उनका दावा है कि भोजशाला परिसर में ये भी अनुपात देखने को मिल सकते हैं, जिनकी पुष्टि ASI सर्वे में भी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद की नींव से मिले पत्थर और ईंटों का उल्लेख करते हुए कहा कि हवन कुंड निर्माण में भी इसका उपयोग होता है और इसी तरह इसको ग्रंथ में भी बताया गया है। उनका तर्क था कि दोनों प्रकार की ईंटें एक ही हैं, भट्टी से बनती हैं। सुनवाई में कहा गया है कि मुस्लिम धर्म स्थलों में आकृतियां या चित्र नहीं होते हैं और ये ही प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने दलीलें करी हैं। देखिए, जो 10/484 याचिका है उसमें शुक्रवार के दिन 10 तारीख को जो सुनवाई हुई है, जो हम लोगों ने कुछ किताबों का वर्णन पिछली सुनवाई के दौरान किया था हियरिंग में, आज उनसे एडिशनल कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं। जैसे हमारी आर्ट ऑफ परमार्स ऑफ मालवा, तो वो किताब है जो कि एक कॉम्बिनेशन है, कंपाइलेशन है रिसर्च पेपर्स का, जो 1979 में रखी गई थी। इसके अलावा सम्रांग सूत्रधारा, प्रबंध चिंतामणि और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किताब है, उस किताब का नाम है धार एंड मांडू अ गाइड, 1902 में अर्नेस्ट के द्वारा वहाँ पे लिखा गया था उस पे, जो कि एक ब्रिटिश काल का एक विजिटर था, अधिकारी था, जो वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था। तो इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें निकलती हैं कि वो एक स्कूल ऑफ लर्निंग है, जिसे पहले हम सरस्वती कंठाभरण कहते थे। और उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें, जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भोजशाला की डायमेंशंस हैं, वो जो सम्रांग सूत्रधारा में राजा भोज के द्वारा बताई गई जो डायमेंशंस है उनसे डिट्टो मैच करती है कि 4:6 के रेशियो में इस प्रकार की शालाएं बननी चाहिए। तो जो उसकी डायमेंशन निकलती है भोजशाला की, वो 57.45 उसकी मीटर्स में लेंथ है और 38.41 मीटर्स में उसकी विड्थ है, तो वो भी डिट्टो मैच करता है। इसके बाद हवन कुंड का जो वर्णन है, राजा भोज ने लिखा था कि हवन कुंड केवल ईंटों का बना होना चाहिए और बाकी जो है वो सारी चीजें स्टोन की हैं, लेकिन हवन कुंड हमारा ईंटों का बना हुआ। ऐसे तमाम सारे हैं। हिंदू मुस्लिम लॉ के बारे में भी रखा गई बातें, कुछ गैजेटियर्स के बारे में भी रखी गई। अल्टीमेटली ये कंक्लूड हुआ है कि वो वहां पर एक स्कूल ऑफ लर्निंग है और वो हर एक प्रमाण से ASI सर्वे की रिपोर्ट से प्रूफ होता है और वहां पर माता सरस्वती का मंदिर है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से वहां पर प्री एग्जिस्टिंग मंदिर में तोड़ करके भी यदि कोई मॉस्क बनती है तो वो अल्लाह उसकी प्रेयर स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर कोई मॉस्क बनने का कोई औचित्य नहीं बनता है। माननीय न्यायालय की तरफ आज हमने माननीय न्यायालय के समक्ष हिंदू पक्ष की ओर से कुलदीप तिवारी जी की याचिका में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए इंपीरियल गजेट यानी ब्रिटिशकालीन गजेट के द्वारा 1908 के गजेट के द्वारा ये बताया कि कैसे ये जो इमारत है, ये एक तो उस समय 1010 से 1055 तक राजा भोज का शासन था धार में, और उस समय राजा भोज द्वारा एक संस्कृत लर्निंग का स्कूल बनाया गया था और कैसे हिंदू, जैन, बौद्ध अलग अलग तरीके के विद्वान जो है यहाँ पे आते थे और अपना जो है अपना ज्ञान और इसका आदान प्रदान करते थे और अपना इनाम प्राप्त करते थे। और कैसे बाद में 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के समय इस मंदिर को तोड़ के और यहाँ पे मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद हमने माननीय न्यायालय के समक्ष बताया कि कैसे यहाँ के जो सर्पबंदी के जो वो है इंस्क्रिप्शन है, वो उज्जैन के महाकाल मंदिर और ऊन के चौबेरा देव मंदिर के सर्पबंदी इंस्क्रिप्शन से हूबहू मिलते हैं, जिनको कि संस्कृत के अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के ग्रामर के नियम समझाने के लिए बनाया गया था। फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे राम मंदिर के जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस की बेंच ने यह बताया कि ऐतिहासिक तथ्यों के परीक्षण के लिए ऐतिहासिक किताबें और ब्रिटिशकालीन गजेटियर्स के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, वो एक वैलिड एविडेंस है। फिर हमने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि कैसे सम्रांग सूत्रधारा जो वास्तुशास्त्र पे लिखी हुई राजा भोज की एक किताब है, उस वास्तुशास्त्र की किताब में लिखा हुआ है कि जब मंदिर बनेगा, शाला मंदिर बनेगा, तो उस मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कैसी होनी चाहिए। तो उस किताब में लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6/4 का होना चाहिए और ये जो इमारत है इसकी लंबाई 58.47 सेंटीमीटर मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 38.41 मीटर है, जो कि 4/6 के अनुपात में है। फिर उस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि जो ये सरस्वती कंठाभरण जो बनेगा या संस्कृत लर्निंग सेंटर अगर है तो उसमें बीच में यज्ञ कुंड होना चाहिए जहां पे लोग हवन कर पाए, तो वो यज्ञ कुंड चौकोर ही होना चाहिए। कैसे इस इमारत के बीचों बीच एक यज्ञ कुंड है जो चौकोर है, उसमें लिखा है कि जो यज्ञ कुंड है वो 9 हस्त लंबा होना चाहिए और यहाँ जो बीच में चौकोर आकृति है वो 9 हस्त लंबी है। फिर हमने ये भी बताया कि उसमें लिखा है कि कैसे यज्ञ कुंड को ईंटों का बना हुआ ही होना चाहिए और हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे पूरी इमारत जो है वो पत्थरों की बनी हुई है, लेकिन अकेला जो यज्ञ कुंड है वो ईंटों का बना हुआ है।
जिससे ये साबित होता है कि ये पूरी इमारत और इसका यज्ञ कुंड राजा भोज द्वारा लिखित वास्तुशास्त्र के ऊपर जो किताब है सम्रांग सूत्रधारा के अनुसार बना हुआ है। हमने बताया कि कैसे उस किताब में खंभों की आकृति लिखी हुई है कि खंभे जो है वो नीचे से चौकोर होने चाहिए, उसके ऊपर क्यूबिकल होने चाहिए, उसके ऊपर अष्टकोणीय या ऑक्टागोनल होने चाहिए और ऊपर से गोल होने चाहिए, और उन खंभों के ऊपर कीर्तिमुख या घंटे का निशान या फिर कमल के पत्तों के निशान होने चाहिए। और कैसे इस इमारत में जो खंभे मिले उनके ऊपर कीर्तिमुख घंटे के निशान या फिर कमल के पत्तों के निशान मिले। फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे शिव पुराण के रुद्रखंड के युद्ध कांड में कीर्तिमुख का वर्णन आता है और कैसे कीर्तिमुख जो है वो हमारे लिए पौराणिक महत्व का एक चिन्ह है और कैसे वो बुरी नजर को हरने का काम करता है और इसलिए मंदिरों में बनाने की प्रथा है और इस मंदिर में कीर्तिमुख बनाया हुआ है। क्या ना सर, कई सारे पौराणिक तथ्यों को भी हमने माननीय न्यायालय के सामने रखा। फिर हमने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि कैसे राम मंदिर के जजमेंट में 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कैसे ये बताया कि एक बार यदि किसी मंदिर की स्थापना कर दी जाए तो जो संपत्ति वो सदा सदा के लिए उस पवित्र उद्देश्य में निहित करती है जिस पवित्र उद्देश्य को मूर्ति दर्शाती है। अगर वो मूर्ति तोड़ भी दी जाए और अगर मंदिर को तोड़ भी दिया जाए तो वो पवित्र उद्देश्य कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए मंदिर हमेशा मंदिर ही रहेगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 12वीं बोर्ड परीक्षा में इंदौर की तन्वी ने शानदार प्रदर्शन किया। तीतबाई कलाचंद विद्यालय की छात्रा जीव विज्ञान संकीर्ण में 500 में से 492 अंक प्राप्त करके 98.4% का टॉप हासिल किया है। अपनी सफलता का श्रेय तन्वी ने माता पिता, शिक्षकों और बाकी सहयोगियों को दिया जो उनके साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि बिना किसी विशेष कोचिंग के उन्होंने पढ़ाई और फोकस करके उस हासिल किया है। मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग करने के बावजूद उनका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित था। तन्वी ने कहा कि उनके अच्छे अंक आने की उम्मीद थी और इससे बेहतर और परिणाम की उनको अपेक्षा नहीं थी। इस समय का प्रतिबंध और नियंत्रण अध्याय करते हुए उन्होंने सफलता को हासिल किया है। भविष्य में वे डॉक्टर बनना चाहती हैं और चिकित्सा में भी अपना करियर आगे ले जाना चाहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबके विशेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सबकी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, मेरा हार्डवर्क था और मेहनत बहुत करी है, पर उसका जो रिज़ल्ट आया ना उसने सब नलिफाई कर दिया उस मेहनत को। उस मेहनत का परिणाम मुझे मिल गया और ये सब पॉसिबल हुआ सबके सपोर्ट की वजह से। जो लोग मेरे आसपास हैं, जो लोग मेरे साथ रहते हैं, जो लोग मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, उन सबके सपोर्ट की वजह से ये हो पाया, वरना इसके बिना तो ये नामुमकिन है था। इस पूरे ही का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट एक नहीं है, सब लोग जो मेरे आसपास है, मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे टीचर्स हो, कोई भी हो। जितने लोग मेरे आसपास रहते हैं मैंने सबसे बहुत सीखा है। मेरे दोस्त ही क्यों ना हो। 100 तक ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरा, जस्ट एक सपना देखा था मैंने। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो पूरा भी हो सकेगा। मोबाइल का ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का आप यूज़ करते थे? मैं सोशल मीडिया पे इतना लॉक्ड इन नहीं हूँ, बट हाँ मोबाइल तो मैं यूज़ करती थी और इनफैक्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी यूज़ करा है मैंने। कितने घंटे तक आपने पढ़ाई की? क्या कोई स्पेशल कोचिंग या कोई स्पेशल आपने तैयारी की? नहीं, स्पेशल तो नहीं। जो पॉसिबल हो पाया वो मेरी सेल्फ स्टडी से हुआ है और सबके सपोर्ट की वजह से, सारे टीचर्स की सपोर्ट की वजह से। नीमच में नशे पर प्रहार अभियान के तहत नारकोटिक्स विंग की बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 किलो 54 ग्राम अवैध अफीम को आरोपी के साथ गिरफ्तार किया है। तस्करी में इस्तेमाल फोर्स कंपनी का सफेद ट्रेल भी जब्त किया गया है। 15 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर टीम ने ट्रेल की तलाश की थी। जांच के दौरान पिछली सीट के ऊपर बने डिक्की में जो है अफीम बरामद की गई। जब्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला उठाया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूल और आंगनवाड़ी के समय में बदलाव के निर्देश दिए हैं। गर्मी से प्रभावित बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए इसका निर्णय लिया गया है। इस नए समय के अनुसार संस्थाओं का संचालन अब बदल गया है और शेड्यूल के तहत प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को इसके निर्देश दिए हैं और नए समय का पालन करें ताकि बच्चों गर्मी से राहत मिल सके। इंदौर में सड़कों का नामकरण को लेकर विवाद सामने आया है। वार्ड 7 स्थित वेयरहाउस रोड सियाजीगंज जोन 11 को जोनल अधिकारी गीतेश तिवारी के नाम पर सड़क का नामकरण रास नहीं आया है। लोगों ने विरोध जताया है। मजदूरों, व्यापारियों और रहवासियों का आरोप है कि पिछले 1 वर्ष से सड़क की समस्या से परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसके बावजूद सड़क का नाम उसी अधिकारी के नाम पर रखा जा रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सड़क का नाम महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए, न कि लापरवाही
कार्यवाही अधिकारियों के नाम पर। स्थानीय नागरिक विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने इसको आंदोलन भी किया है और बताया है कि अगर ये समस्या नहीं सुलझी गई तो आगे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ।